नमस्कार दोस्तों, फिक्स टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम पर्यटन धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज में पढ़ रहे हैं और इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि खजुराहो क्या है, मसाची क्या है और उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे भरूच के बारे में, ओरछा के बारे में, चंदेरी के बारे में, ओंकारेश्वर भोजपुर के बारे में। तो दोस्तों आइए आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम पढ़ते हैं 52 गजा के बारे में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 52 गजा की। 52 गजा क्या है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ये दोस्तों इसकी लोकेशन याद रखेंगे। 52 गजा जो है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा और भगवान आदिनाथ की 72 फीट की ऊंची मूर्ति स्थित है। यहाँ पर श्रवण बेलगोला कर्नाटक के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता है। दोस्तों 52 गजा जो है इसकी लोकेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 52 गजा की जो लोकेशन है ये हमें मिलेगी मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में। बड़वानी हमारा कहाँ पड़ता है? तो बड़वानी हमारे पड़ता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, धार, बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़, देवास, इंदौर, इस जो इंदौर संभाग है इसी के आसपास हमारा बड़वानी जो महाराष्ट्र की सीमा से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं जो हमारे जैन धर्म के से जुड़े हुए हैं और ये जैन धर्म का एक मतलब बहुत अच्छा वो रहा है। जैसे मुक्तागिरी जो है ये भी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। बैतूल में, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलपुर दमोह में है, सोनागिरी दतिया में है और पुष्पागिरी जो है हमारा सोनकच्छ देवास में है। ये जो हमारे 52 गजा के अलावा जो जैन तीर्थ स्थल हैं ये मुक्तागिरी, गोमटगिरी, कुंडलपुर, सोनागिरी, पुष्पागिरी, इनकी लोकेशन में याद रखनी है। मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में, कुंडलपुर दमोह में, सोनागिरी दतिया में और पुष्पागिरी सोनकच्छ देवास में है। प्राकृतिक पर्यटन की बात करें दोस्तों, इसमें हमारा एक बहुत ही अच्छा नाम आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी ऐसा इसको एक ऐसा हिल स्टेशन कहा जाता है जो मतलब घूमने के लिए बहुत ही एक सुखद वातावरण में स्थित है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित एक स्वास्थ्य वर्धक स्टेशन है। इसे वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। वह मध्य प्रदेश की छत के नाम से भी इसको पचमढ़ी को जाना जाता है। पचमढ़ी की खोज जो है सन 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी। दोस्तों में याद रखना है कि इसकी खोज उसने की थी, कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित होने के और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे सतपुड़ा की राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो चोटी है वो पचमढ़ी में ही स्थित है और पचमढ़ी को वर्ष 1999 में जैव आरक्षित क्षेत्र का घोषित किया गया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1999 में किया गया था। पचमढ़ी में तवा व देनवा नदी के संगम पर मढ़ई वन क्षेत्र प्रमुख जल पर्यटन स्थल है। आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव श्रेणी में स्थित है। इसका प्राचीन नाम श्री हरवत्स कोट था। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1350 मीटर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए आप लोग कि धूपगढ़ की जो चोटी है वो हमारी कहाँ पर है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव श्रेणी में है। ये जो पर्वत जितनी श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं, इनको बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी पीएससी में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें दिखा हुआ है, इसमें मतलब दिख रहा है हमको कि मध्य पचमढ़ी में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनको हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है हांडी को घाटी जो है ये पचमढ़ी में है। चौरागढ़ चोटी पचमढ़ी में है। जम्मू द्वीप, मधुमक्खी झरना, डचेस जलप्रपात, रीछ ग्रह, जटाशंकर की गुफाएं, अप्सरा, राजेंद्र गिरी, प्रियदर्शनी पॉइंट, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, हरपर की गुफाएं, ये दोस्तों के पचमढ़ी में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। पर इसमें हमें पूरे याद नहीं रखने हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें मतलब जिसमें दिए हुए हैं वो याद रखने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जनरली जो एग्जाम में पूछा गया है डचेस जलप्रपात कहाँ पर है, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है, जितने जलप्रपात हैं ये याद रखने हैं हमें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक इको पॉइंट बना हुआ है, इको पॉइंट देख सकते हैं आप इसमें। और उसके अलावा आप बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो भी हमारा यहीं पर है, अपने क्या बोलते हैं पचमढ़ी में। और रीछगढ़, बेगम पैलेस, संगम टूर, सुषमासा, रोमन कैथोलिक चर्च, रविशंकर भवन, भीम कोठारी आदि जितने भी ये जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ये सब हमारे कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में स्थित हैं।
बात करें अमरकंटक की, तो दोस्तों अमरकंटक जो है ये अनूपपुर ज़िले के मेकल श्रेणी में स्थित है। अनूपपुर ज़िले की बात करें तो अनूपपुर हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया इनके नीचे है बना हुआ है अनूपपुर। अनूपपुर जो अपनी मतलब ज़िले की जो बाउंड्री है वो अपने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ ज़िले से साझा करता है। आपको याद रखना है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अनूपपुर जो है हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं पे हमारा बना हुआ है अमरकंटक, जहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में मेकल श्रेणी में स्थित है, जिसे वर्ष 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसकी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सी श्रेणी में स्थित है ये, मेकल पर्वत श्रेणी। मेकल पर्वत श्रेणी से निकलती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमें ये याद रखना है। अमरकंटक की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1065 मीटर है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। वर्ष 2005 में घोषित अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र अमरकंटक में ही स्थित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में ही है, जिसे 2005 में घोषित किया गया था। दर्शनीय स्थल की ओर बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है, नर्मदा कुंड बना है, सोनमुड़ा माई की बगिया बहुत इंपॉर्टेंट है, चरणोदक कुंड, दुग्धधारा, कपिलधारा, जलप्रपात, धुनी पानी, जलेश्वर महादेव मंदिर, सबरी माता मंदिर, कर्ण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर। और ये दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, जितने हमें याद नहीं रखने हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूँ, जो जितने भी हैं जैसे कि दूधधारा, ये सब आप जानते ही हैं, कपिलधारा, माई की बगिया, और जितने भी यहाँ पे जलप्रपात बने हुए हैं, जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें याद नहीं रखना है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे भेड़ाघाट में। ये जबलपुर ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भृगु ऋषि की कर्म स्थली होने के कारण इसे भेड़ाघाट कहा जाता है। दोस्तों हमारे भेड़ाघाट की बात करें तो भेड़ाघाट भी हमारा कहाँ पर है, जबलपुर में है, और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करेंगे। जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ पर है, भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट की लोकेशन जबलपुर है। ये हमारा बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, भेड़ाघाट में, जानते हैं आप लोग। 64 योगिनी मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंदर कुंदनी, ग्वारी घाट, लमेटा घाट, तिलवारा घाट, पंचवटी घाट और गांधी स्मारक, ये सब हमारे कहाँ बने हुए हैं, ये सब हमारे बने हुए हैं भेड़ाघाट में। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट घाट बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं तिलवारा घाट। तिलवारा घाट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए हमें इनको आज को याद रखना है। बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है, अपना रायसेन में पड़ता है। रायसेन की बात करें तो रायसेन जो है भोपाल संभाग में आता है। भोपाल के ये जस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी तरफ रायसेन जिला बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है ये। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं दोस्तों, ये रायसेन में पड़ती हैं, रायसेन जिले में, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शिल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज स्वर्गीय डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। दोस्तों ये अभी पीएससी हुआ है करंट में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने, वर्ष 1957-58 में की थी। इसका हमें सन भी याद रखना है। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इसमें इतना याद रखना है। ये रायसेन में है और विष्णुधर वाकड़कर जो है इसके मतलब खोजकर्ता हैं। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। भरतरी की गुफा की बात करें दोस्तों, तो भरतरी की गुफा जो है ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भरतरी की गुफा कहाँ पर है, तो भरतरी की गुफाएं हमारी कहाँ पर देखने को मिलेगी, उज्जैन में देखने को मिलेगी। उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर कालियादेह महल के समीप भरतरी की गुफाओं का निर्माण राजा भरतरी के द्वारा किया गया था। राजा भरतरी किस वंश के थे, तो दोस्तों ये थे परमार वंश के। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो इस गुफाओं की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इन गुफाओं की कुल संख्या 9 है, जिसमें वर्तमान में कुल 5 गुफाएं अस्तित्व में हैं। ये गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भरतरी की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो भरतरी की जो गुफाएं हैं वो रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी की बात करते हैं दोस्तों, आज अपन आते हैं विदिशा जिले में। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये पड़ती हैं विदिशा जिले में, जिनका प्राचीन नाम नीचौगिरी था। इनकी स्थापना 4वीं से 5वीं शताब्दी में राजा भोज के पौत्र उदयित ने की थी। उदयगिरी की कुल 20 गुफाएं हैं जो हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कुल मिला के मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी बात करते हैं। सबसे पहले उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पे कुल 20 गुफाएं हैं जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 1 और 20 को जैन गुफा माना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं जो है वर्ष 1951 से
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अधीन सुरक्षित है। कुल मिला के यहाँ पे हिंदू और जैन के टोटल जो भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और जितनी भी गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पे वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं, और इसकी लोकेशन याद रख लो। फिर बात करें इसमें आगे तो दोस्तों यहाँ पे कुमारगुप्त ने 425 में ईस्वी में यहाँ पे शासनकाल में कबीले को उत्खनन करवाया था। इस अभिलेख को अपन बोलते हैं, इसमें शंकर नामक एक व्यक्ति द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो कि जैन के 23वें गुरु थे, और उनकी मूर्ति प्रस्थापित किए जाने का उल्लेख है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखोगे दोस्तों यहाँ पे इसमें प्रथम जो तीन गुफाएं हैं जो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन उदयगिरी की गुफाएं की। तो उदयगिरी की गुफाएं में दोस्तों जो पहली तीन गुफाएं हैं ना, पहली तीन गुफाओं में शैलकृत एक दिशा में प्रस्तर खंडों से बनी है। जितनी पहली जो स्टार्टिंग की तीन गुफाएं हैं वो किससे बनी हुई है? शैलकृत और एक दिशा में प्रस्तर खंडों से, मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे गुफा का जो नाम है वो सूरज गुफा रखा गया है, और इसमें 7 फीट और 6 फीट चौड़े कक्ष बने हुए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। चौथी गुफा में बात करें, चौथी गुफा में शिवलिंग की प्रतिमा है। इसके प्रवेश द्वार पर एक मनुष्य वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इस गुफा को बीन की गुफा कहते हैं। ये गुफ 13 फीट है, ये छोड़ो, इसकी भी छोड़ दो, डायमेंशन जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल इतना याद रख लो कि चौथी जो गुफा है हमारी, चौथी गुफा में शिवलिंग की प्रतिमा है। पांचवी गुफा में क्या है? पांचवी गुफा में 12 अवतार की जो अपने वो उनकी प्रतिमा बनी हुई है, और 13वीं गुफा में शंख लिपि है विष्णु की मूर्ति के लिए जो प्रसिद्ध है। अब आते हैं अपन बाघ की गुफाएं पे। दोस्तों बाघ की गुफाएं ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये बाघ की गुफाएं जो हैं अपने कहाँ पर है? ये धार में है। भरतरी की गुफाएं अपने कहाँ पर? उज्जैन में है। और उदयगिरी की गुफाएं अपने कहाँ पर है? ये विदिशा में है। तो बाघ की गुफाएं की बात करें दोस्तों, बाघ की गुफाएं धार जिले के कुक्षी तहसील में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी पर है, और बाघ नदी के नाम से ही इस जो गुफाएं का नाम पड़ा है बाघ की गुफाएं। ये कहाँ पर है? धार जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन धार जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? बात करें तो धार जिला जो पड़ता है ये झाबुआ, अलीराजपुर, जो हमारा जितने भी आदिवासी ज़िले हैं, मतलब यहाँ पे इनकी बहुलता पाई जाती है। धार जिला हमारा वहाँ पे पड़ता है, और धार जिले में ही हमारा प्रसिद्ध स्थल बना हुआ है मांडू, जो हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे जो गुफाएं बनी है बाघ की गुफाएं, ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये गुफा किससे संबंधित है। तो ये गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ इसमें 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं अपनी कहाँ पर? ये हैं अपनी उज्जैन में, सॉरी उज्जैन बोल रहा हूँ, ये अपने हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के लिए बहुत फेमस है। इनकी खोज की बात करें तो बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में डेंगर फील्ड ने की थी। इनकी गुफाओं की कुल संख्या 9 है। वर्तमान में केवल 5 गुफाएं अस्तित्व में हैं बाघ की गुफाओं में, जो कि हमारे धार में है। और यहाँ पर भी ये गुफा के जो गुफाओं में अपने रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने पढ़ा था रंगीन चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपने पढ़ा होगा, हमने भीमबेटका की गुफाएं जो थी हमारी वो रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे भरतरी की गुफाएं, तो ये भरतरी की गुफाएं जो है वो भी रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उसके बाद बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाओं में भी चित्रकारी की गई है, और इन गुफाओं पर जो चित्रकारी की गई है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों की वर्ष 1920 में चित्रकार मुकुल डे, 1921 में हालदार नंदलाल, एन भावसार, मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की, और इन गुफाओं को वर्ष 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है कि 1951 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और इन गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है वो की गई है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग की गई है। दोस्तों बाघ की गुफाओं की नाम बात करें तो बाघ की गुफाओं के यहाँ पे नाम जो दिए हैं, पहली गुफा जो 5 अभी अस्तित्व में है उनमें पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी पंच पांडु, तीसरी हाथीखाना, चौथी गुफा रंगमहल, और 5वीं गुफा पाठशाला। इनके नाम कभी पूछे नहीं गए, तो आप ये याद मत रखिए, इसको केवल इतना याद रखिए। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया 1951 में। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग की चित्रकारी की गई यहाँ पे, और इसकी खोज जो बाघ की गुफाएं की ये धार में है। अजंताओं की गुफाओं के समान है ये। 1818 में डेंगर फील्ड ने इसकी खोज की थी। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी गुफाएं हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे भीमबेटका की गुफा जो हम जानते हैं, ये रायसेन में हम पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा भरतरी की गुफाएं उज्जैन में ही है अपना, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं ये अपने कहाँ पर है? विदिशा में है, ठीक है।
बाकी गुफाएं धार में पड़ चुके हैं। आदमगढ़ की गुफा ये अब होशंगाबाद में पड़ती है। आदमगढ़ की गुफा जो है होशंगाबाद में है। पांडव की गुफा पचमढ़ी, मृगेंद्रनाथ की रायसेन में, बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर में, महारा की गुफाएं सिंगरौली में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, महारा की गुफाएं कहाँ पर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सिंगरौली में है। उसके बाद बात करें अपन तो शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर आप जानते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है, ओंकारेश्वर। यहाँ पे शंकराचार्य की तपोस्थली रही है मतलब ये। और मत्स्यनाथ की गुफा ये उज्जैन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर लोहानी, कबरा, लिखिएरा, सिद्धराज आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सब आप याद कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपको छाटने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे बस, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें बात करें तो और भी आप गुफाएं देख सकते हैं, जैसे कि रॉक शेल्टर की गुफाएं हैं, सागर में है। खंडगिरी की गुफाएं, चंद्रशेखराचार्य गुफा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछा भी नहीं गया है। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में है। आलाउदल की गुफा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये नाम से बन जानते हैं। आलाउदल की जो भी मतलब स्थली बनी है वो मैहर में बनी हुई है, मैहर में ही तपस्या करते थे ये। और जामवंत गुफा, जामवंत गुफा और घोड़ा घोड़ी गुफा ये अपनी पड़ती डिंडोरी में। ये प्रागैतिहासिक इतिहास काल की गुफाएं हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं थी जिन जो भी नाम थे अपन ने पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन पुरस्कार। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास करने वाला अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए लगातार 3 बार 2014, 15, 16 और 16-17 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की बात करें तो हमको 3 बार अवार्ड मिला है, 14-15 में, 15-16 में और 16-17 में। ठीक है, 2016-17 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें प्रथम बार हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी सम्मिलित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर उसके अलावा बात करें तो बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म में बेस्ट प्रमोशन फिल्म ऑपरेशन प्रमोशन के लिए ये मध्य प्रदेश को कई बार पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा पर्यटन पुरस्कार 2016-17 की बात करें तो 2016-17 में चल महोत्सव हनुवंतिया कहाँ पर है दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है। हनुवंतिया महोत्सव जो होता है ये हमारा होता है खंडवा में। खंडवा कहाँ पर है, खंडवा खरगोन, आपने जो मैप में देखा होगा खंडवा खरगोन की लोकेशन बुरहानपुर के आसपास है। तो ये जल महोत्सव हनुवंतिया बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, जो भी 2016 से मनाया जा रहा है, चालू हो गया है। चंदेरी अशोकनगर में है, जो बेहतरीन साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन में क्या है, सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया था। उज्जैन रेलवे स्टेशन को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया है। इंग्लिश कॉफ़ी टेबल बुक एक्सलेंस इन पब्लिशिंग के लिए। और सईब खान पचमढ़ी बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड अवार्ड के लिए अपने को अवार्ड मिला है। और दोस्तों बात करें सिंहस्थ कुंभ मेला की, तो सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में वर्ष 2016 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी ब्रोशर को एक्सीलेंस पब्लिशिंग हिंदी ब्रोशर पुरस्कार प्रदान किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में विश्व प्रसिद्ध ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ष 2017 में पर्यटन पर्व के लिए मिला, ये बेस्ट पार्टनर, ये सब छोड़ दो कोई मतलब का नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालयों की। तो संग्रहालय की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय बने हुए हैं, जैसा कि इनमें से हम जानते हैं फेमस संग्रहालय मानव संग्रहालय जो अपने भोपाल में बना हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मध्य प्रदेश से संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना 1956 में की गई थी। ये कमेटी है जो भी इनका विभाग है उन्होंने इस स्थापना जो की थी 1956 में की थी, जिसका वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार बनाया गया और उसमें विलय कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पुरातत्व समुदाय के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में संग्रहालय स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों ये बात से अपन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालय की। आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट कौन से संग्रहालय हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय बने हुए हैं, 5 राज्य स्तरीय, 14 जिला स्तरीय तथा 7 स्थानीय संग्रहालय स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संग्रहालय निजी संग्रहालय हैं। दोस्तों हमें याद रखना है कि यहाँ पे 2 केंद्रीय हैं, 5 राज्य स्तर पे हैं और 7 स्थानीय संग्रहालय। आइए दोस्तों इनका नाम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके नाम जानते हैं कौन कौन संग्रहालय है। तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय बना हुआ है हमारा इंदौर में। केंद्रीय स्तर पे जो संग्रहालय है वो हमारे कहाँ पे बना हुआ है, इंदौर में बना हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी और 1923 में होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं अपन। 1931 में इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया था, ये आप याद रख लीजिएगा।
केंद्रीय संग्रहालय दर्जा कब मिला था? 1931 में मिला था। वैसे इसकी लोकेशन याद रखिए, बस लोकेशन क्या इंदौर है, और इंदौर किस लिए फेमस है? अहिल्याबाई होलकर के लिए। अहिल्याबाई होलकर जो है उन्होंने बहुत मतलब वहाँ पे उसके लिए उस पर शासन किया था और वहाँ पे राज किया था उसके लिए, और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी होंगी, इसलिए वो उनके नाम पे फेमस है। जैसे राजा भोज के नाम पे भोपाल फेमस है, उसी प्रकार से देवी अहिल्याबाई के नाम पे इंदौर फेमस है। तो कुछ भी जितने भी चीज़ें यात्रा बनती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो उनके नाम पे रखी जाती हैं। जैसे कि अभी एयरपोर्ट वहाँ पे जो बनाता है इंदौर में, तो वो भी रानी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया था। इसमें से बात करें हम ये केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय की, तो यहाँ पे 1977 में मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ से पुरातात्विक प्रतिमाओं और कलाकृतियों को संग्रहालय में लाया गया, और 1980 को हिंगलाजगढ़ कला वेदिका के रूप में स्थापना की गई। आप केवल इसमें इतना याद रखिए कि हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ बना हुआ है? मंदसौर में बना हुआ है, ठीक है। फिर बाकी गुफाओं की चित्रों की प्रतिकृतियां जो एलन भवसार मिर्जा इस्माइल बेग द्वारा बनाई गई थी, कहाँ पर इसमें प्रदर्शन किया गया है। कुल मिला के यहाँ पे म्यूजियम में करते हैं, एक प्रकार का म्यूजियम है जो कि केंद्रीय स्तर का। यहाँ पे केवल जितनी भी अपनी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर जो अपन कह सकते हैं दर्शनीय स्थल हैं या पुरातत्व की जो भी स्थल हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है, संग्रह किया गया है। बस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें, आइए इस भोपाल में आते हैं। इसको हम मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 21 मार्च 1970 को हुई थी। दोस्तों आजकल हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो हमें पूरी सी डेट से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं चलता। 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई थी, जिसका नामकरण वर्ष 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था, और 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। तो दोस्तों हमें इसकी स्थापना याद रखनी है कि 21 मार्च 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भोपाल में है, और पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था। और इंदिरा गांधी के नाम से कब पे पड़ा ये? तो 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम कर दिया गया। ये संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये आप देख सकते हैं, ये भोपाल के डिपो चौराहे से मात्र 800 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस संग्रहालय में जनजातीय विकास और उनकी लोक कलाओं और भवनों की विशेष प्रदर्शनियां स्थापित की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियों जैसे टोडा, बराली, बोडो, कछारी, कोटा, सोवरा, गदेव, कुटियाक, इतनी जो भी जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं, इनकी झोंपड़ियाँ, प्रस्तर, रथ, मुड़िया लोगों के कुछ होटल, मतलब कुल मिला के जितनी भी जनजाति थी उनके बारे में आप बताया गया है कि किस प्रकार वो लोग जो जीवन यापन करते थे, कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, किस तरह से अपना मतलब उद्योग चलाते थे, या फिर जो भी कह सकते हैं मतलब कैसे अपना काम धंधा करते थे, वो सब चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। उनका जो भी संग्रहालय बनाया गया है इस टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय की बात करें तो ये अपना कहाँ बना हुआ है? राज्य संग्रहालय जो बना हुआ है ये अपने भोपाल में ही बना हुआ है। इस संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया था। राज्य संग्रहालय कहाँ बना है? भोपाल में बना हुआ है, और बाबूलाल गौर ने इसका उद्घाटन किया था 2005 में। आप सन याद रख लीजिए, 2005 में हुआ था, 2 नवंबर 2005 को हुआ था। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। पहले इसको अपन एडवर्ड संग्रहालय बोलते थे, आजकल इसको राज्य संग्रहालय बोला जाता है, ठीक है। 2005 से ये स्थापित है। ये वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजायब घर के नाम से वर्तमान में केंद्रीय ग्रंथालय भवन के नाम से संचालित होता था, पर वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया, और इस संग्रहालय के प्रागैतिहासिक वस्तुएं जैसे कि घुघुआ जीवाश्म उद्यान से प्राप्त जीवाश्म, हथनौर से प्राप्त हाथीनाथ और विभिन्न अभिलेखों व चित्रकारी की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती संग्रहालय की बात करें तो ये जबलपुर में है। ये बहुत लोग आप लोकेशन अच्छे से पढ़िएगा, लोकेशन याद रखिएगा। जनरल एग्जाम में यही पूछता है कि संग्रहालय मतलब कहाँ पर है, ये कब बना और किसके प्रभाव से ये उत्पन्न हुआ। तो रानी दुर्गावती की बात करते हैं तो ये गोंड रानी थी, जो वहाँ की मंडला के आसपास की, उसी जबलपुर के रीजन की, तो उन्हीं के नाम पे संग्रहालय का नाम रखा गया है। इसकी स्थापना जो बात करें 1975 में 76 में हुई थी। 1976 में रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना की गई थी, और इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं एक कला वेदिका है, जिसमें कुल 6163 पुरावशेष संग्रहित हैं। ये सब याद मत रखिए, आप केवल इतना याद रखिए कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, जबलपुर इसकी लोकेशन है, और रानी दुर्गावती के नाम से फेमस है। तुलसी संग्रहालय की बात करें तो सतना में बना हुआ है। बस आप इतना याद रखिए, तुलसी संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? सतना में बना हुआ है, इतने काम का है। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है।
आप याद रख सकते हैं। तो इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि तुलसी संग्रहालय जो था 1959 में स्थापित हुआ था। इसी स्थापना क्रम याद रख लीजिए, 1959 में तुलसी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। उसकी लोकेशन जो है सतना में है। 1978 में ये संग्रहालय मध्य प्रदेश का पुरातत्व दान दे दिया गया था। छोड़ो, इस मतलब का नहीं है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, महाराजा जो छत्रसाल थे, ये इनका संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? छतरपुर में बना हुआ है। छतरपुर जिले में स्थित इस संग्रहालय का उद्घाटन जो 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है कि इनका लोकेशन क्या है, जबलपुर छतरपुर में है। और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, इस संग्रहालय में बुंदेलखंड और बघेलखंड की पूरा सामग्रियाँ संरक्षित की गई हैं। दोस्तों, जो संग्रहालय होते हैं, जो म्यूजियम होते हैं, उससे कुछ नहीं होता, केवल जितने भी अपनी ऐतिहासिक चीज़ें रहती हैं उनको हम संजोते हैं, संग्रहित करते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा ही कुछ इनका रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है गुजरी महल संग्रहालय। दोस्तों, गुजरी महल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल लोकेशन इसकी क्या है? गुजरी महल की लोकेशन अपनी है ग्वालियर। ग्वालियर में बना हुआ है ये। 1913-14 में बनाया गया था इसको। तत्कालीन जो महाराजा थे वहाँ के, माधव राय सिंधिया ने, उनके निर्देशन में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था और उन्होंने इसका संग्रहालय की स्थापना की थी। ठीक है, 1922 में संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर के गुजरी महल में की गई। पहले ये मतलब अलग बना था, फिर बाद में 1922 में इसे संग्रहालय की स्थापना कर संग्रहालय के रूप में मान्यता दे दी थी। पहले ये पुरातत्व विभाग के रूप में था, मतलब वहाँ पे, फिर 1922 में संग्रहालय के रूप में वहाँ पे बन गया, जिसमें महाभारत की रियायतों और प्राप्त पुरा सामग्रियों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में बना हुआ है दोस्तों। केवल आप इसकी लोकेशन याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करें जिला स्तर पर संग्रहालय बने, जैसे विदिशा में बना है संग्रहालय। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बल इसमें देख लीजिएगा, जो आपको अपने इस तरह से लगे तो वो आप देख लीजिए और इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा मुझे तो काम का समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये रीवा में, मंदसौर में भी है अपना, टीकमगढ़ में भी है, खरगोन में भी है। ठीक है, और मंडला में भी है। ये सब छोड़ दो, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। शेड्यूल आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की बात नहीं है कि आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। धार में भी बना हुआ है, पन्ना में भी है। स्थानीय संग्रहालय देवास में है, रायसेन में है। ठीक है, रायसेन में है, खरगोन, अशोकनगर, टीकमगढ़, मंदसौर, ग्वालियर, इन सब में संग्रहालय बने हुए हैं, किसी न किसी के नाम पे बने हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग की। दोस्तों, किले और दुर्ग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी राजा ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए बनवाया ही है, अपने लिए, अपने नाम को इतिहास में दर्ज करने के लिए। तो इसलिए उसी क्रम में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले की दोस्तों अगर बात करें तो ये किला जो है, ग्वालियर का किला 525 ईस्वी में महाराजा सूरत सेन द्वारा बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें याद रखिए किसने बनवाया था। महाराजा सूरत सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था। इस किले में 5 द्वार हैं, जिनमें क्रमशः आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल, फिर उसके बाद गुजरी महल है यहाँ पे, और चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा प्रमुख है। इस मंदिर में एक ये दोस्तों, एक ग्वालियर का जो किला है ना दोस्तों, बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। ग्वालियर में है चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर में मान मंदिर, तेली का मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सब जितने मंदिर हैं, इनको मतलब बहुत प्रकार के मंदिर और किले जो है ना, एक मतलब इसको बोल सकते हैं एक हब बना हुआ है ग्वालियर। इसलिए ग्वालियर को क्या बोलते हैं अपन? इसलिए ग्वालियर को बोलते हैं किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्वालियर को पूरब का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो सास बहू का मंदिर और हिंडोला महल जो भी है, सब ये सब चीज़ें हैं। धार का किले की बात करें तो धार का किला जो है, ये धार आप जानते हैं कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी उधर पड़ता है, धार अलीराजपुर झाबुआ के पास। धार की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के धार नगर में मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के थे, जिन्होंने 1334 में मध्यकालीन भारत में दक्षिण जब जा रहे थे, ये दक्षिण विजय के दौरान, तो देवगिरी जाते समय यहाँ ठहरने के लिए इन्होंने मतलब किला बनवाया था धार पे। अब सोचिए दोस्तों, मतलब ये राजा महाराजा जो उसमें हुआ करते थे, कहीं जा रहे हैं रास्ते में कहीं रुकने का हुआ तो वहाँ किला बनवा देते थे कि यहाँ किला होना चाहिए, रुकने के लिए होना चाहिए। तो उनकी उस समय की बातें थी। इसमें बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की तो दोस्तों ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि याद रख लीजिए आप। खरबूजा महल जो है धार में बना हुआ है।
और हिंदू यहाँ के जो किले बने हुए हैं वो अफ़गान शैली में, हिंदू मुस्लिम अफ़गान शैली में निर्मित किए गए हैं, क्योंकि ये जो चंगेज़ के वंशज थे, वो वंशज तो नहीं थे, मतलब उसके उन्हीं के बाद आए थे चंगेज़ के बाद ये सब वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे अब्दुल चंगेज़ का ये मकबरा स्थित है। असीरगढ़ का किले की बात करें तो ये किला 10वीं शताब्दी में आशा नामक अहीर राजा द्वारा बुरहानपुर जिले में बनवाया गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही एक किला ऐसा रास्ता था यहाँ से जिसमें अपन दक्षिण में जा सकते थे, नहीं तो महाराष्ट्र, नीचे बात करें महाराष्ट्र और जो तेलंगाना कर्नाटक यहाँ जाना हो तो कहीं से मतलब पहाड़ पर्वत बने हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। इसलिए जो बुरहानपुर अपना जो ज़िला है, बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण में, बुरहानपुर एक ऐसा मात्र ज़िला था कि जहाँ से जाना हो अगर दक्षिण में तो वहाँ से जाया जा सकता था आसानी से, इसलिए उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो असीगढ़ के किले को जाना जाता है या बुरहानपुर को जाना जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, असीगढ़ जो किला है बुरहानपुर में स्थित है। इसको अहीर राजा ने बनवाया था, ये भी याद रख लीजिए आप, आशा अहीर राजा ने इसको बनवाया था। इस किले में आशा देवी का मंदिर तथा 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। चंदेरी का किला, ये किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर जिले में निर्मित करवाया गया था। चंदेरी कहाँ पे दोस्तों जानते हैं? चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। अशोकनगर कहाँ पड़ता है? ये भोपाल से हम उत्तर दिशा में जाएंगे तो विदिशा का जो ऊपर पड़ता है वो हमारा अशोकनगर पड़ता है। तो अशोकनगर जो है यहाँ पर ही चंदेरी का किला बना हुआ है। और चंदेरी क्यों फेमस है दोस्तों? चंदेरी हम जानते हैं कि चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है, बहुत फेमस है। यहाँ पे जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा, खूनी दरवाज़ा चंदेरी में बने हुए हैं। ओरछा दुर्ग ये अपना कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? ये ओरछा अपना पड़ता है निवाड़ी में। पहले टीकमगढ़ में पड़ता था, पर टीकमगढ़ से अभी नया जिला बना है, जस्ट 53वां जिला, जो कि अपना नया 53वां जिला है। कौन सा है वो 53वां जिला? वो है अपना निवाड़ी अपना 53वां जिला है, तो वहाँ पे ये बना है। वीर सिंह द्वारा टीकमगढ़ निर्मित किया गया था। इसमें चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल ओरछा में बने हुए हैं। अजयगढ़ का दुर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। और अपन देखते हैं बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? बांधवगढ़ दुर्ग जो है, बांधवगढ़ जो जितनी भी चीज़ें हैं वो शिवपुरी में होनी चाहिए। सॉरी, माधवगढ़ वहाँ पर शिवपुरी में है। बांधवगढ़ जो है अपना है ये उमरिया में पड़ता है। ये दुर्ग 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्यागदेव द्वारा उमरिया जिले में निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड, शेष शाही तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर यहाँ बना हुआ है। बांधवगढ़ कहाँ पर दोस्तों? बांधवगढ़ जो है अपना पड़ता है ये उमरिया में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप। और माधवगढ़ जो है माधवगढ़ आपका पड़ता है शिवपुरी में। रायसेन का दुर्ग, यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा निर्मित करवाया गया है। इस दुर्ग में 3 राजमहल क्रमशः बादल महल, राजा रोहित महल और इतरधार महल स्थित है। रायसेन का दुर्ग में क्या है? बादल महल है, राजा रोहित महल है और इतरधार। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो। मंडला का दुर्ग याद रख सकते हैं क्योंकि मंडला एक फेमस रहा है, मतलब तो मंडला जो है ये दुर्ग जो है मंडला में, ये दुर्ग 16वीं शताब्दी में गौड़ शासक राजा नरेंद्र शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग को नर्मदा नदी के तीनों ओर से घेरा हुआ है और चौथी ओर से खाई बनी हुई है। इस किले में राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट मंदिर है। राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? तो ये पड़ता है अपने मंडला में। मंडला की लोकेशन की बात करें तो मंडला वही ज़िला है जहाँ से जबलपुर, मंडला, डिंडोरी ये सब यहाँ पे मतलब अपने मध्य प्रदेश के पूर्वी दिशा में पड़ते हैं। मंदसौर का किला दोस्तों, मंदसौर जो है ये राजस्थान साइड बना हुआ है और मंदसौर अपनी जो बाउंड्री है वो राजस्थान से साझा करता है। तो ये जो है 14वीं शताब्दी में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी में से एक बहुत ही प्रतापी जो राजा हुए थे, महाराजा हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 14वीं शताब्दी में मंदसौर का किला बनवाया था। ठीक है, और उस समय एक क्या बनवाया था यहाँ पे, अनेक मतलब जो भी किले बनवाए थे वो पत्थरों हिंदू पर देवी देवता की मूर्ति भी बनवाई थी उन्होंने। इसलिए कछवाहो, तोमरो जयपुर के राजघरानों से इनका संबंध माना जाता है, क्योंकि काफ़ी देवी देवता जितने कछवाहा थे, तोमर थे, जयपुर के राजघराने से जुड़े हुए थे। अब दोस्तों बात आता है कि गिन्नौर का दुर्ग कहाँ पर है। तो दोस्तों गिन्नौर का जो दुर्ग है, ये किला है, ये है भोपाल से 65 किलोमीटर दूर है। ये दुर्ग 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले में अंतिम बार गौड़ शासक कमलपति ने शासन किया था। यहाँ के तोते संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। ये आप याद रखिए कि यहाँ के जो तोते हैं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे तोतों का क्षेत्र कहा जाता है। गिन्नौर का दुर्ग जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट है तोतों के लिए। ठीक है, आप तोते याद रखिए कि जो
और यहाँ के तोते जो हैं बोलने वाले तोते हैं, इसलिए। दतिया का किला दोस्तों, दतिया जो है मेरे गांव के पास ही है, हमारा गांव से जुड़ा हुआ है। तो ये जो दतिया है 1626 में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राजमुकुट का रत्न है। भवानी सिंह का न्याय राजमुकुट का रत्न है। इस किले में सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल, मुंडा महल, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये सब पढ़ते हैं दतिया में पढ़ते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा नरवर का किला बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हिस्ट्री के पर्पज से, क्योंकि अपन इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में इसकी बात करें तो ये पड़ता है शिवपुरी में पड़ता है नरवर का किला। आप याद रखिए, शिवपुरी में पड़ता है। और ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में करेरा जो है शिवपुरी में जगह है। करेरा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। करेरा वर्तमान में शायद सभी अभ्यारण्य उसका राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने की कुछ बात चल रही है उस पर। वहाँ शायद से अफ्रीका से जो अपने जो चीते वगैरह आए हैं उनको संरक्षित किया गया है उनको। राजा नल द्वारा निर्मित करवाया गया था। याद रखिए कि शिवपुरी जिले में स्थित है। 13वीं से 14वीं शताब्दी में नरवर का किला जो है किसने बनवाया था? राजा नल ने बनवाया था। इस किले में राजा नल और दमयंती की अनेक प्रणय कथाएँ, इनके प्रेम की जो कहानियाँ हैं ये यहाँ पे बताई गई हैं। तो जो कहाँ पर है? शिवपुरी में। आप लोकेशन याद रखिए खासतौर पे, शिवपुरी में क्या है? शिवपुरी में है अपना नरवर का किला। ठीक है, ये मकड़े का किला ज़्यादा ही वो कुछ नहीं है, मतलब हरदा में है। इतना याद रख लीजिए लोकेशन, जो बात करें इसी लोकेशन की तो ये हरदा में बना हुआ है मकड़े का किला, इतना खास नहीं है, छोड़ो इसको। फिर बात करें सम्बलगढ़ का किला। दोस्तों सम्बलगढ़ का किला जो है ये कहाँ पर है? इस किले की नींव 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी, जिसका पूर्ण निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा करवाया गया था। इतना खास नहीं दोस्तों, अपन इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी लोकेशन याद रखना तो याद रख लीजिए, इसकी लोकेशन इसमें दी नहीं है से। ये राजस्थान के आसपास पड़ता हुआ, छोड़ दो उसको। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पर दोस्त पड़ेगा? दोस्तों नरसिंहगढ़ से आप नरसिंहपुर मत नहीं चले जाइएगा। नरसिंहगढ़ का जो किला है वो पड़ता है राजगढ़ जिले में पड़ता है, जिसे कश्मीर मालवा के नाम से जाना जाता है। इस किले के पास चिड़ीखो झील है दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले शाजापुर इंदौर तक गया था एक बार, तो मैंने रास्ते में देखा था वहाँ पर भी शाजापुर के रास्ते में राजगढ़ के आसपास वहाँ पे बना हुआ है चिड़ीखो जलप्रपात, और चिड़ीखो जो झील है वो वहीं पे बनी हुई है। तो उसके हमने उसको घूम नहीं पाया था, पर बहुत ही अच्छा मतलब लगा था वहाँ जाने में। आगे दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख किले, दुर्ग, मैलावेरी दिए हुए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं इसको, इसी में है साथ में, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें कई किले लिखे हुए हैं लाइन से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये देख लीजिए इसमें भी। और ये सब किले, इतने किले हैं, पूरे किले नहीं है, कुछ कुछ किले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो बात कर लीजिएगा, बाकी इतने नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि, स्मारक, क्षत्रिय और मकबरे। तो इसकी बात करें तो मकबरे की, तो जो मकबरे ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं हमारे लिए। आइए हम देखते हैं कौन से मकबरे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाएंगे। जैसे कि मोहम्मद आलम, ये छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्हाराव होलकर, दोस्तों होलकर याद है कि होलकर जहाँ नाम आता है तो हमें इंदौर का याद आता है, क्योंकि अहिल्याबाई रानी होलकर जो है इंदौर से संबंध उनका है। तो मल्हाराव जो होलकर, इनकी समाधि कहाँ बनी है? इनकी समाधि बनी है भिंड में। आपको याद रखना है कि मल्हाराव होलकर जो हैं ये उनसे जुड़े हुए थे, पर इनकी समाधि जो है, इनकी मृत्यु जो युद्ध के दौरान यहाँ पे भी हुई थी, इनकी बनी हुई है भिंड में, बनी है 1766 में। महारानी लक्ष्मी की समाधि, लक्ष्मी को सब जानते हैं दोस्तों, ये इनकी जो समाधि ग्वालियर में है। 1857 की वीरांगना थी, झांसी की रानी थी। ठीक है, मोहम्मद गौस का मकबरा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर? ये कई बार एग्जाम में आया है। ये भी मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन के गुरु थे ये, तानसेन के गुरु थे, सिद्धपीठ थे, कौन थे? मोहम्मद गौस। और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। इन्होंने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है दोस्तों तानसेन का मकबरा, सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, फिर बात करें हस्सू खां का मकबरा, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। झलकारी बाई की समाधि आप याद रख सकते हैं। झलकारी बाई की समाधि जो है कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी ये। ठीक है, इसलिए इनका नाम अपन पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी होगी। तात्या टोपे स्मारक, ये बना हुआ है शिवपुरी में।
19वीं शताब्दी में बनाया गया था। महारानी सांख्या राजे सिंधिया। दोस्तों सिंधिया जब भी नाम आता है तो हमें याद आता है ग्वालियर, पर इनकी समाधि याद रखिएगा कि इनकी समाधि कहाँ पर है। इनकी समाधि है शिवपुरी में, ठीक है। आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इनकी इमारत बनी हुई है। फिर आता है दोस्तों पीर बुरहान का मकबरा। पीर बुरहान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कहाँ पे मुस्लिम संत थे एक प्रकार के। ये बने हुए हैं अपने कहाँ पे, शिवपुरी में। इनकी शिवपुरी समाधि बनी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो याद, ये सब याद रख लीजिएगा आप। इसके अलावा आपको जो लगे आप वो देख सकते हैं। बस दोस्तों यही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज हम अपना ये मध्य प्रदेश का पर्यटन धार्मिक स्थल यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।